नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मेरे प्यारे मित्रों को स्वागत, अभिनंदन दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे कि संस्कृत पेडागॉजी की ट्रिक, ऐसी वीडियो लेकर दोस्तों आए हैं आपके लिए। ठीक है, सी टेट, एम पी टेट, UPET वर्ग 3 की तैयारी के लिए दोस्तों फ्री नोट्स एवं PDF फाइल के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। और दोस्तों सी टेट के लिए खासतौर पर 31 जनवरी का पेपर है, इसके बाद वर्ग 3 का पेपर, इसके बाद रीट के लिए है। तो सभी के लिए ऐसी धुआंधार ट्रिक है दोस्तों कि एग्जाम के पहले भाई मेरे देख लेना। ठीक है मेरे भाई बहन, देख लेना, एग्जाम के पहले देख लोगे, प्यार हो जाएगा आप लोगों का। जी हाँ, इस वीडियो से प्यार हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम के पहले। और केवल एक वीडियो आपका यह 15 नंबर दिला सकती है, तो ये चांसेज मत गवाइए। वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पूरा कंसेप्ट देखेंगे, पूरी तैयारी के साथ आए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी मेरे प्यारे मित्र। देखिए दोस्तों क्या कह रहा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, हर एक कीवर्ड आपको टैग वर्ड बताया जाएगा इस वीडियो में। भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? ठीक है, प्रश्न आता है, ठीक है, कि भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? तो किसका महत्व होता है? सामाजिक संवाद का। प्रश्न आ गया कि भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्तम अस्ति। ठीक है, भाषा अधिगमन है सर्वाधिकम महत्तम, ठीक है, किम अस्ति, तो क्या हो जाएगा? सामाजिक संवाद। यानी हमें समाज से जो संवाद, बोलचाल की भाषा होती है, बालक जो है समाज से जो संवाद करता है, बोलचाल करता है, वही भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व करती है। वह महत्व भाषा जो होती है वह सर्वाधिक महत्व सामाजिक संवाद होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, अब देखते हैं दोस्तों अगला है कहाँ से। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, भाषा का प्राथमिक स्वरूप क्या होगा? जी हाँ, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो भाषा का वह प्राथमिक स्वरूप कहाँ से होगा। तो प्राथमिक स्वरूप क्या होता है? संकेतिक भाषा होता है। प्रश्न आ जाएगा कि भाषा या प्राथमिक रूपम अस्ति, प्राथमिक रूपम अस्ति। ठीक है, तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? संकेतिक भाषा। बालक का जो है प्राथमिक रूप किस प्रकार का होता है? तो संकेत के रूप में होता है, संकेतिक भाषा होता है। ठीक है दोस्तों, मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करते जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों प्रश्न कहाँ से आते हैं देख लेते हैं। प्रश्न आते हैं दोस्तों भाषा विकास से, प्रश्न आता है। ठीक है, भाषा विकास है। देखिए भाषा, जो बालक का भाषा विकास होता है बालकों में, शिक्षार्थियों में, वह बालक का जो भाषा विकास है अभिव्यक्ति के द्वारा होता है, भाषा प्रयोग के द्वारा होता है, अवसर आता है। यानी अगर प्रश्न में आ गया भाषा विकास से संबंधित, बालक का, बालिका का, बच्चे का अगर भाषा विकास से संबंधित प्रश्न है, तो हमें कीवर्ड टैग वर्ड ढूंढना है, अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग और अवसर। ठीक है, ये टैग वर्ड और ये हमें ठीक है, कीवर्ड देखना है। और भाषा विकास से रिलेटेड अगर प्रश्न आता है, ठीक है। और अगर एक आता है भाषा अर्जन से प्रश्न, ठीक है, जितना एक्सपीरियंस है, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के उठा के देख सकते हैं पेपर्स, ठीक है, पुराने पेपर जितने भी हो देख लीजिए, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आता है। और यही कीवर्ड रहेंगे, आपको सभी क्वेश्चन में ये कीवर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो भाषा अर्जन से प्रश्न आएगा। तो भाषा अर्जन कैसा होता है? यानी बालक जो बालिकाएं होती हैं भाषा अर्जन कैसे करती हैं? तो सहज रूप में करती हैं। भाषा अर्जन से रिलेटेड प्रश्न आता है तो आपको कौन से करना है? भाषा क्या हो जाएगा? सहज रूपम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब क्या देखिए ये आता है कि भाषा अर्जन तो सहज रूप में होती है, लेकिन भाषा अर्जन जो है बच्चा किस प्रकार करता है? देखिए भाषा अर्जन अनौपचारिक रूप से करता है बच्चा, भाषा अर्जन समाज से करता है बच्चा, भाषा अर्जन में प्राथमिक भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, भाषा अर्जन में उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है, जो माता से सीखता है, यानी मातृभाषा वही हो गई जो उसकी होम लैंग्वेज है। ठीक है, और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण मतलब क्या होता है? कॉपी करना। ठीक है, जब बच्चा कॉपी करता है, यानी भाषा अर्जन का सहज रूप होता है, लेकिन किस किस प्रकार के? अनौपचारिक रूप में होता है, समाज में, प्राथमिक भाषा, मातृभाषा, अनुकरण। यानी भाषा अर्जन का अगर प्रश्न आता तो ये हमारे क्या है? टैग वर्ड, और ये कीवर्ड हमें खोज करना है। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जी हाँ, अब आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वह आता है भाषा अधिगम से संबंधित। देखिए भाषा अधिगम से संबंधित हमें कीवर्ड टैग वर्ड क्या देखना है? देखिए भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, प्रयासपूर्ण कैसे होता है? औपचारिक रूप में होता है, विद्यालय में होता है, मानक या द्वितीय भाषा में होता है। ठीक है, भाषा का अधिगम जो है औपचारिक रूप में किया जा सकता है। जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वहाँ पे भाषा का अधिगम करता है। ठीक है, मानक या द्वितीय भाषा के रूप में करता है बच्चा। ठीक है, तो भाषा अधिगम जो है एक प्रयासपूर्ण होता है। किस प्रकार में? औपचारिक रूप में, विद्यालय में, मानक व द्वितीय भाषा के रूप में होता है।
और अगला जो आपका चैप्टर है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता है शिक्षण प्रणाली से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षण प्रणाली के बारे में जान लेते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रणाली की अगर हम देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, तो शिक्षण प्रणाली में देखिए राजतंत्रात्मक होता है। पहली शिक्षण प्रणाली क्या आपकी राजतंत्रात्मक होती है। राजतंत्रात्मक कैसी होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। ठीक है, अगर प्रश्न आ गया कि राजतंत्रात्मक, ये प्रश्न में कीवर्ड आपको टैग वर्ड मिला, तो क्या होती है राजतंत्रात्मक, मतलब होता है शिक्षक के केंद्रित प्रणाली, यानी कि शिक्षक जो अपने मन से पढ़ाएगा बच्चों से, वही जो प्रणाली उपयोग में लाई जाती है वह राजतंत्रात्मक प्रणाली कहलाती है, शिक्षक केंद्रित प्रणाली कहलाती है। दूसरी है आपकी दोस्तों लोकतंत्रात्मक प्रणाली। लोकतंत्रात्मक प्रणाली कौन सी कहलाती है, यह हमारी बाल केंद्रित प्रणाली कहलाती है। ठीक है, बाल केंद्रित हम जानते हैं, लेकिन इसको हम लोकतंत्रात्मक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है लोकतंत्रात्मक संबंधित कीवर्ड आपके क्वेश्चन में है, तो यह किस प्रकार की प्रणाली कहलाती है, आपकी बाल केंद्रित प्रणाली कहलाती है। तीसरी आपकी प्रणाली कौन सी है, हस्तक्षेपम। ठीक है, हस्तक्षेप करना, रोकना, टोकना, ठीक है, ये सब आता है आपके हस्तक्षेप में। तो हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली कहलाती है। अगर संस्कृत में आएगा कि हस्तक्षेपम, तो ये क्या कहलाएगा, सृजनात्मकम शिक्षण प्रणाली। क्या है, हस्तक्षेपम सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली मस्ती। तो सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली यानी हस्तक्षेप करना, टोक करना। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, वहाँ के आप शिक्षक जो टोक देंगे कि ये गलती कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, बच्चे का वह जो सहायता होगा हस्तक्षेपम करना शिक्षक का, वह क्या कहलाएगा, सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली कहलाती है। वह बालक वहाँ पे सृजन करेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर बच्चा गलती करेगा, आप उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे, टोकेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, तो क्या कहलाएगा, बच्चे के लिए सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली कहलाएगा। ठीक है, अब आती है दोस्तों दो से यह प्रश्न आपको पता है भर भर की एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दो दो टैग वर्ड आपको, दो ये जो टैग वर्ड हैं इनको आपको नोट कर लेना है। इन दोनों टैग वर्ड को देखिए, प्रश्न आता है निदानात्मक परीक्षण से और आपके उपचारात्मक परीक्षण से प्रश्न आता है। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण यानी समस्या पहचान करना। भैया समस्या पहचान करोती, अर्थात कोई भी बालक की अगर समझने में आ रही है, ठीक है, बालक समस्याग्रस्त है, बालक को समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए कौन सी परीक्षा होती है, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। मेरे शिक्षक, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु है आप लोग, आप सभी को नमन है, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण से संबंधित कीवर्ड आएगा तो अब टाइवर्ड क्या होता है, समस्या समाधान। ठीक है, समस्या की पहचान करना, समाधान नहीं करना है। पहले जब भैया कोई बालक समस्या करेगा, उस समस्या को पहले पहचानेंगे, गलती करता है तो पहले पहचानिए। ठीक है, कोई भी चोट लग जाएगी तो पहले डॉक्टर क्या देखता है, पैर अगर हमें टूटा, फ्रैक्चर हुआ है, पहले उसके एक्सरे करवाएगा। ठीक है, पहले उसके देखेगा कि टूटा है कि फ्रैक्चर है, कहाँ कहाँ से इसकी हड्डी जो है क्रैक हुई है आपकी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, निदानात्मक परीक्षण होता है, यानी समस्या की पहचान करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर क्या करेगा, इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण, फिर इसके बाद उपचार करेगा। ठीक है, समस्या का समाधान ढूंढेगा कि प्लास्टर चढ़ाना है, ठीक है, कि ऐसे ही हो जाएगा, गरम पट्टी बांधना है, क्या करना है। तो अर्थात दोस्तों पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण द्वारा समस्या की पहचान की जाती है और आपकी उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उस समस्या का समाधान खोजा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, जय हिंद, वंदे मातरम है। अब अगला जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वह संस्कृत शिक्षण उद्देश्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ से आपके टैगवर्ड प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक लक्ष्य, यानी बालक के ज्ञानात्मक लक्ष्य का विकास करना, यानी कि संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य होता है कि ज्ञानात्मक लक्ष्य में क्या होता है, ज्ञानात्मक लक्ष्य में है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया जाता है, बालक को, बच्चे को, विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को ज्ञान कराया जाता है। और आपके कौशलात्मक लक्ष्य में क्या किया जाता है, कौशलात्मक लक्ष्य देखिए कौन से होते हैं। कौशलात्मक लक्ष्य होता है बालक के श्रवण शक्ति का विकास करना उद्देश्य होता है। ठीक है, भाषण कौशल का, पठन कौशल का और लेखन कौशल में दक्षता प्रदान करना। कौशलात्मक लक्ष्य क्या होते हैं, अगर प्रश्न आ गए, कौशलात्मक लक्ष्यम अस्ति, कौशलात्मक लक्ष्यम न अस्ति। ठीक है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो कौशलात्मक लक्ष्यम कौन कौन से अस्ति, श्रवण कौशलम दक्षतम प्रदानम अस्ति, भाषणम कौशलम दक्षता प्रदानम, ठीक है, पठनम कौशलम दक्षतम प्रदानम,
लेखनम कौशलम दक्षता प्रदानम, अर्थात ये चारों महत्वपूर्ण कौशल की दक्ष प्रदान करना ही या दक्ष कराना ही क्या कहलाता है, कौशलात्मक लक्ष्य कहलाता है। अगर बालक ये चारों चीज लक्ष्य दक्ष कर लेते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, आपके लिए कौशलात्मक लक्ष्य कहलाएगा कि बच्चे ने सभी आपके जितने भी प्यारे, ठीक है, बच्चे होंगे वह कौशलात्मक लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। अब जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वह कहाँ से पूछा जाता है, देखिए अब अगला जो लक्ष्य होता है वह होता है क्या होता है, रसात्मक लक्ष्य होता है। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में उद्देश्य में आपका जो तीसरा होता है वह रसात्मक लक्ष्य होता है। यह रसात्मक लक्ष्य क्या चीज़ है, जैसे आप देखते होंगे कविता पाठन में ताल हो गया, लय के साथ आनंद की अनुभूति करना, ये सारे क्या कहलाते हैं, रसात्मक लक्ष्य कहलाते हैं। यानी कि कविता पाठ में ताल, लय के साथ आनंद की अनुभूति, आनंद शब्द आए, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें, आनंद की अनुभूति, ये सारी चीज़ें आ गई, मतलब क्या हो गया, रसात्मक लक्ष्य की प्राप्त हो गई। देखिए रस से ही रसात्मक, देखिए रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात दोस्तों रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आपने पहले से किसकी एक आपकी एक परिभाषा है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो रसात्मक मतलब होता है आनंद। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आ गया रसात्मक लक्ष्य। अब आता है दोस्तों सृजनात्मक लक्ष्य, दोनों डिफरेंस है। ठीक है, सृजनात्मक में क्या होता है, रचना कराना, बालक को रचना कराना, विविध प्रकार की सोच में विकसित करना। ठीक है, अगर आपके सही विकल्प प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें बच्चा क्या करेगा, सोचेगा। ठीक है, उसकी क्या है, अपना जो माइंड है, आईक्यू लेवल है, वो अपना उपयोग करेगा, सोचेगा, और जब सोचेगा तो वह रचना के क्या करेगा, कुछ रचना करेगा, क्रिएटिविटी करेगा। तो दोस्तों सृजनात्मक लक्ष्य का उद्देश्य होता है कि बालक में रचना कराना और बालक के विविध प्रकार के सोच में विकास करना। ठीक है, सोच को विकसित करना। अब आता है दोस्तों जो प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, प्रश्न आता है कि अभिवृत्त्यात्मक और प्रस्तुतिकरण लक्ष्य आता है। 2 लक्ष्य आता है, एक आता है अभिवृत्त्यात्मक लक्ष्य हो गया, दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण लक्ष्य। ठीक है, अभिवृत्त्यात्मक होता है कि अपने अंदर का जो बालक बालिका है उसके अंदर क्या सोच है, वह क्या क्या सोच सकता है, ठीक है, वह कहलाता है अभिवृत्त्यात्मक। ठीक है, बालक के अंदर की सोच, वह क्या क्रिएटिविटी कर सकता है, ये कहलाता है आपके अभिवृत्त्यात्मक। और प्रस्तुतिकरण कि बालक उसको कैसे प्रस्तुत कर पा रहा है, वैसे बालक जो है उसको कैसे ठीक है फेस कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है और आपको बता रहा है। यानी कि बालक में जो है अभिवृत्त्यात्मक लक्ष्य यानी कि उसके अंदर की सोच की विकास करना, उसकी सोचने की क्षमता का विकास करना और उसका प्रस्तुतिकरण का लक्ष्य होता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों भैया संस्कृत शिक्षण विधि से प्रश्न आता है। देखिए आपको डिटेल के साथ पढ़ लेना है, परंपरागत विधि जो पढ़ लेना संस्कृत शिक्षण की, पाठशाला विधि पढ़ लेना है, गुरुकुल जो विधि होती है वो पढ़ लेना है, और प्राचीन विधि, ये 4 विधि आपको डिटेल के साथ पढ़ लेना है। यहाँ से प्रश्न 2-3 प्रश्न या 1 से 2 प्रश्न तो आ ही जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा कि बहुभाषिकता से प्रश्न आता है आपके, क्या कहाँ से प्रश्न आता है, बहुभाषिकता से प्रश्न आता है। तो बहुभाषिकता क्या है दोस्तों, भाषा अधिगम करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। प्रश्न आ गया बहुभाषिकता अस्ति, बहुभाषिकता अस्ति मतलब दोस्तों भाषा अधिगम करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा अधिगम करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन क्या होगा, तो वह हमारी बहुभाषिकता कहलाती है। ठीक है, अब बात बोलेंगे भाषा अधिगम में ये संसाधन कैसे होगा, भैया एक कक्षा मान लीजिए है, उसमें सभी प्रकार के बालक है, कोई हिंदी संस्कृत मतलब अपनी अपनी होम लैंग्वेज भाषा है, तो एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की भाषा समझेंगे, तो क्या कहलाएगा, ये बहुभाषिकता का संसाधन कहलाएगा। एक दूसरे की भाषा को जानना समझना, यही तो आपकी बहुभाषिकता है, यानी भाषा अधिगम करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अब महत्वपूर्ण आता है दोस्तों भाषागत दोष से प्रश्न आते हैं। ये भाषागत दोष कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। पहला जो दोष होता है भाषागत दोष होता है वह होता है ठीक है वर्णमालागत दोष। जो बालक या बालिकाएं शिक्षार्थी जो दोष करते हैं भाषा में, वह वर्णमाला संबंधित दोष करते हैं, यानी वर्णमाला गत दोष है। ठीक है, इसके प्रकार देख लेते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला जो गत दोष होता है, जैसे बच्चा का को कै लिख रहा है, ठीक है, बोलने में खा को ख बोल रहा है। ठीक है, तो वर्णमाला संबंधी यानी बोलने में आ गया वर्णमालागत जो दोष होता है वह का को कै बोलना, खा को ख बोलना, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं वर्णमालागत दोष। यानी बच्चे में अगर बोलने संबंधी अगर कुछ कर रहा है, ये सारी चीज़ें बोल रहा है, तो वह आपका कौन सा दोष कहलाता है, वर्णमाला
संबंधी दोष कहलाएगा, वर्णमालागत दोष कहलाएगा। अब जो दोष होता है अगला होता है स्वरलोप। ठीक है, स्वरलोप दोष कहलाता है। अब ये स्वरलोप दोष कौन सा होता है? विधि को विधि लिखना। अब विधि लिखा हुआ है, इसको विधि लिख देना, यानी कि स्वर का लोप हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्वर संबंधी दोष को क्या कहते हैं? जब बालक विधि को विधि लिख लेता है या बोलता है। ठीक है, जब बालक विधि को विधि बोलता है, ठीक है, तो संस्कृत में क्या कहलाएगा? यह स्वरलोप दोष कहलाता है। और स्वरागम दोष कौन सा हो कहलाता है? स्कूल को स्कूल बोलना। बालक, बहुत से बच्चे होम लैंग्वेज बोलते हैं, स्कूल को क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। स्वरागम यानी अधिक एक और स्वर आ जाना। अब देखिए स्कूल है, इसमें ई क्या है? एक अधिक स्वर आ गया है, एक अधिक स्वर एक्स्ट्रा आ जाना, तो क्या कहलाता है? स्वरागम दोष कहलाएगा। ठीक है, नहीं, स्वर का आगम। स्वरागम मतलब क्या होता है? स्वर का आगम। आगम यानी कि आना, यानी एक स्वर का और आना ही आपका क्या कहलाता है? स्वरागम दोष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो दोष है आपका स्वर भक्ति दोष। स्वर भक्ति दोष मतलब होता है देवेंद्र को देवेंद्र बोलना, धर्मेंद्र को धर्मेंद्र बोलना, ठीक है, श्री को श्री बोलना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? स्वर भक्ति दोष कहलाता है। यानी हमें हमारे भक्ति हो गई है, हमारे मन में, हमारे जबान में, हमारे वाणी में देवेंद्र ही बोलना लिखा हुआ है, देवेंद्र बोलते ही नहीं है, क्योंकि बचपन से हम बोलते आ रहे हैं। स्वर की भक्ति हो जाती है। ठीक है, भक्ति मतलब होता है पूरा तरह से उसमें समा जाना। ठीक है, हम बिल्कुल बचपन से सुनते आ रहे हैं देवेंद्र, ए देवेंद्र इधर आ, ए देवेंद्र इधर आ, अरे श्री नहीं है, श्री श्री। देखिए श्री नहीं बोलते हैं, शुद्ध श्री क्यों नहीं बोलते हैं? श्री श्री बोलते हैं। अरे भैया, ये कहलाता है आपका स्वर भक्ति दोष। आप भक्ति कर लेते हैं, देवेंद्र ही बोलेंगे, महेंद्र ही बोलेंगे, ठीक है, धर्मेंद्र ही बोलेंगे, नरेंद्र ही बोलेंगे, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती? स्वर भक्ति दोष कहलाता है। आई होप ये वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा। और दोस्तों, एग्जाम के पहले अगर ये वीडियो देख के जाएंगे, वाकई में जो कीवर्ड मैंने बताया है ये सारी बहुत ही हेल्पफुल करेंगे दोस्तों सिलेक्शन पाने के लिए। और ऐसे ही क्लासेज नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। और माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार, स्नेह और केवल केवल दोस्तों सिलेक्शन चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।